एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के राइट्स एंड ड्यूटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, इनको पहले सिंपल वर्ड्स में समझो। राइट्स का मतलब होता है हमारे हक, हमारे अधिकार, जबकि कर्तव्य का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारियाँ। इसी तरीके से अगर हम बात करें लीगल राइट या लीगल ड्यूटी की, तो इसका मतलब होता है लीगल राइट का कि हमारे कानूनी अधिकार, और लीगल ड्यूटी का मतलब होता है हमारी कानूनी जिम्मेदारियाँ। तो राइट एंड ड्यूटी का टॉपिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक ऐसा टॉपिक है जो है तो बहुत बड़ा। देखकर आप ये सोचोगे कि कितना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि टाइप्स भी बहुत सारे हैं इनके, और अलग अलग जो थ्योरीज़ हैं, एक दो थ्योरी भी है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज उसी टॉपिक को इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। अब भैया देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर हमें पढ़ना है तो हमें डेफिनेशन तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन है क्या। तो डेफिनेशन, हम परिभाषा अगर पढ़ें तो राइट की डेफिनेशन देने में ऑस्टिन ने क्या कहा है, तो किसी व्यक्ति के पास अगर अधिकार हैं तो उसके पास इसलिए अधिकार होते हैं क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कुछ करने या ना करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास राइट है, किसी के पास कोई अधिकार है, तो जब आपके पास कोई अधिकार होगा तो डेफिनेटली दूसरे के पास कोई ड्यूटी ज़रूर होगी, ताकि आप कोई आपके अधिकार का उल्लंघन ना करे। अब दूसरे के राइट का उल्लंघन ना करना, ये भी तो हमारी ड्यूटी है कि दूसरे को अगर कोई राइट मिला हुआ है, दूसरे के पास अगर कोई अधिकार है, तो हम उसके अधिकार में बाधा ना डालें। तो बाधा ना डालने का क्या हुआ, वो हमारा अधिकार थोड़ी ना हुआ, वो तो हमारी ड्यूटी हो गई। तो अगर किसी के पास कोई राइट किसी को मिला हुआ है, तो दूसरे को उसके पास ये ड्यूटी होती है कि वो उस संबंध में या तो कोई कार्य करे या ना करे। तो अगर किसी के पास राइट है तो दूसरे के पास उसका ड्यूटी है, उसको बाधा ना उत्पन्न करे या उसके काम में रुकावट ना डाले। ऑस्टिन के अलावा और भी कई सारे ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने राइट की डेफिनेशन दी है। अगर बात करें, चलिए एक और पढ़ लेते हैं ईरिंग की। ईरिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने अधिकार को कानून के द्वारा संरक्षित हित कहा है। इन्होंने कहा है कि अधिकार एक ऐसा इंटरेस्ट है, एक ऐसा हित है जिसे लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। लॉ के द्वारा आपको कई सारे ऐसे प्रोटेक्शन दिए जाते हैं जो आपके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो डेफिनेशंस को जानने के बाद अब हम आते हैं अधिकार के प्रकार की। देखिए कितने सारे टाइप्स के होते हैं राइट्स। सबसे पहले अगर बात करें पूर्ण और अपूर्ण अधिकार की, तो ये जो आपका पूर्ण अधिकार है, ये एक ऐसा अधिकार होता है जो कानून से आप मान्य भी होता है, कानून में इसको मान्यता भी मिली होती है और लॉ उसको लागू भी करता है। जिसका मतलब है कि आप उसको कोर्ट से इन्फोर्स भी करा सकते हो और कोर्ट उसको मान्यता भी दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ए ने बी से मान लीजिए कर्ज लिया। अब ए की ड्यूटी है कि वो कर्ज चुकाए, जो भी उसने उससे डेप लिया है, जो भी कर्ज लिया है वो उसको चुका दे। अगर ए कर्ज चुकाने में असफल रहता है तो बी को अदालत में मुकदमा दायर करने का पूरा राइट है। ये राइट उसका कैसा हुआ, एब्सोल्यूट राइट या पूरा राइट। ठीक। अब अपूर्ण अधिकार क्या होता है जी? अपूर्ण अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो कानून के द्वारा मान्यता तो होता है, मतलब उसको कानून मान्यता तो देता है, लेकिन उसे लागू नहीं कराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम बार्ड डेप्ट। अब टाइम बार्ड डेप्ट क्या होता है? टाइम बार्ड डेप्ट का मतलब होता है अवधि बाधित ऋण। यानी कि आपने अगर किसी को कर्ज दिया, उसे बीत गए, आपने उससे वसूला ही नहीं, ना उस व्यक्ति ने आपको चुकाया, ना आपने उससे कभी मांगा,
अब आपको बीत गए 50 से 60 साल। अब 50 से 60 साल आपको बीत जाते हैं किसी को कर्ज दिए हुए और आपने उससे कभी मांग ही नहीं की। अब 50-60 साल के बाद आप कोर्ट में जाओगे, उसके खिलाफ दावा करोगे कि इसने मुझसे इतना साल पहले ये कर्ज लिया था, 50-60 साल पहले। अब कोर्ट क्या करेगा, वो डेप्ट आपका हो जाएगा टाइम बार्ड डेप्ट। और ये कैसे पता लगेगा कि वो अवधि बाधित है, ये पता लगेगा आपको लिमिटेशन एक्ट से, क्योंकि लॉ में एक परिसीमा अधिनियम है जो हमें बताता है कि जितना टाइम आपको जो केस फाइल करने के लिए था वो टाइम ही निकल गया। अब थोड़ी ना कोर्ट आपको कोई रेमेडी देगा। अब जब 50 से 60 साल बीत गए तो वो जो डेप्थ होगा आपका वो टाइम बार्ड हो जाएगा, अवधि बाधित हो जाएगा। जो टाइम था आप उस टाइम में केस फाइल नहीं कर पाए। तो ये अधिकार आपका कैसा हो गया, अवधि बाधित ऋण का, ये हो गया आपका अपूर्ण अधिकार, क्योंकि आपके पास कर्ज वसूलने का अधिकार तो है लेकिन आप इसे कोर्ट से लागू नहीं करा सकते हो। समय बीतने के साथ साथ आपका जो वसूली का तरीका था वो खत्म हो जाता है और न्यायालय की सहायता से भी अब आप कर्ज वसूल नहीं सकते हो। तो इसे कहते हैं अपूर्ण अधिकार। दूसरा आता है सकारात्मक अधिकार और नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव राइट एक ऐसा अधिकार होता है जो व्यक्ति को कुछ करने के लिए बाध्य करता है, यानी कि जैसे कि मुआवजा पाने का अधिकार। किसी ने आपको चोट पहुंचाई, आप उससे मुआवजा लोगे, तो ये हो गया आपका सकारात्मक अधिकार। और नकारात्मक कैसा होता है, जब आपको कुछ करने से रोका जाता है जिस राइट के द्वारा, जैसे कि आपकी ओनरशिप का राइट। अब आपके पास एक अधिकार है स्वामित्व का, आप अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास है, तो दूसरों का जो उसमें हस्तक्षेप ना करने का कर्तव्य होगा। दूसरों की ड्यूटी क्या है कि आपके काम में हस्तक्षेप ना करे, आपके काम में बाधा ना पहुंचाए। तो ये हो गया आपका नकारात्मक अधिकार, क्योंकि दूसरे आपके उस राइट में उल्लंघन ना पहुंचाए। तीसरा है आपका लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी अधिकार। एक ऐसा अधिकार, देखिए लोकलक्षी क्या हो गया, लोक मतलब संसार, पूरे संसार के खिलाफ जो अधिकार आपको मिला होता है वो होता है लोकलक्षी अधिकार। जैसे कि एक व्यक्ति का अपने मकान में जो रहने का अधिकार है, उसको पूरा अधिकार है वो अपने मकान में जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको एंजॉय करे, जैसे भी उसमें रहे। तो सारे संसार के जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि कोई उसके काम में बाधा ना पहुंचाए, है ना, उसको रुकावट पैदा ना करे। तो ये हो गया व्यक्तिलक्षी और लोकलक्षी। और अगर व्यक्तिलक्षी की बात करें तो एक ऐसा अधिकार जो आपको सिर्फ स्पेसिफिकली एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के संबंध में मिलता है, कुछ लोगों के खिलाफ लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को कोई कर्ज दिया तो आप वो कर्ज किससे वसूलोगे, जिसको आपने कर्ज दिया। आपका अधिकार किस व्यक्ति पर होगा, जिसको आपने कर्ज दिया, आप उसी से तो वसूलोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके अलावा किसी और से वसूलो। तो ये हो गया आपका व्यक्तिलक्षी अधिकार। लोक का मतलब संसार के खिलाफ और व्यक्तिलक्षी का मतलब किसी एक व्यक्ति के संबंध में। सांपत्तिक और व्यक्तिगत अधिकार। सांपत्तिक अधिकार का मतलब जो राइट आपको आपकी प्रॉपर्टी पे मिलते हैं। संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, और इनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है, जैसे कि आपकी ज़मीन हो गई, स्कूटर हो गया, मकान हो गया, है ना, और भी कोई ऐसी चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी कही जा सकती है। दूसरा है व्यक्तिगत अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो व्यक्ति की हैसियत पर आधारित होता है या और व्यक्ति की डेथ के साथ ही वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि प्रोटेक्शन, है ना, सुरक्षा है, या आपका सम्मान है, जो आपकी रेपुटेशन होती है, या फिर आपका जो फ्रीडम है। तो ये कुछ ऐसे राइट होते हैं जो व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तभी तक उसके पास होंगे। जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ना तो उसका प्रोटेक्शन की बात आएगी, ना उसके फ्रीडम की बात आएगी। ये तो कुछ ऐसे राइट है ना जो व्यक्ति जीते जी ही इंजॉय कर सकता है। इसके बाद आता है स्वसांपत्तिक या परसांपत्तिक अधिकार। स्वसांपत्तिक अधिकार होते हैं जो आपकी खुद की संपत्ति पर आपको मिलता है। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, आप उस पर जो भी राइट रखोगे वो स्वसांपत्तिक अधिकार कहलाते हैं। और जब आपको दूसरे की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार मिलता है वो होता है परसांपत्तिक। पर मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे एक ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन पर अपना स्वसांपत्तिक अधिकार रखता है, लेकिन दूसरे की ज़मीन जो उसकी ज़मीन से लगी हुई है, जहाँ पर वो रास्ते से आता जाता है, वो हो गया उस पर जो उसको चलने का राइट है, उस पर से जो उसे गुजरने का राइट है, वो हो गया उसका परसांपत्तिक अधिकार। ओके, नेक्स्ट आता है प्रधान या सहायक अधिकार। प्रधान अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो किसी अधिकार पर बेस नहीं होता है, यानी जिसका जो एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व होता है, एक ऐसा अधिकार। जबकि अगर बात करें सहायक अधिकार की तो ये प्रधान अधिकार के ही अधीन होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कोई कर्ज है तो प्रॉपर्टी का बंधक रख के
आपने कोई कर्ज लिया, प्रॉपर्टी आपने बंधक रखी, बैंक के पास मॉर्गेज रख दी और आपने गारंटी मांगी, लेकिन बैंक ने आपसे कहा कि पहले आप कुछ गारंटी दो तब आपको कर्ज मिलेगा। तो यहाँ पे जो कर्ज है वो कैसा है, वो होगा प्रधान, क्योंकि आपको जो कर्ज मिला है, बैंक का जो कर्ज वसूलने का अधिकार है वो क्या है, वो एक प्रधान अधिकार है, वो आपसे कर्ज वसूल सकता है। बट अगर आपने वो कर्ज नहीं दिया तो आपकी जो गारंटी है वो भी जब्त कर ली जाएगी। तो ये क्या, कौन सा राइट हुआ, ये हुआ सहायक अधिकार का। तो प्रधान अधिकार और सहायक अधिकार, प्रधान वो जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व होता है, और सहायक वो जिसके साथ जो किसी अधिकार पर बेस होता है, जैसे कि गारंटी का अभी हमने एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट आता है विधिक और साम्यिक अधिकार। इन अधिकार का अब कोई महत्व नहीं है, ये इंग्लैंड में फेमस थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लीगल राइट वो थे जिसे इंग्लैंड के कॉमन लॉ मान्यता देते थे, और साम्यिक अधिकार वो थे जिसे इंग्लैंड के इक्विटियल कोर्ट मान्यता देते थे, यानी कि साम्य के न्यायालय, क्योंकि इंग्लैंड में दो तरह के पहले टाइम पे कोर्ट होते थे, एक होते थे कॉमन लॉ कोर्ट और एक होते थे इक्विटी कोर्ट। तो इसका अब कोई महत्व नहीं रहा है। अगर बात करें और अधिकारों की, तो एक होता है प्राथमिक और अनुशासनिक अधिकार। प्राथमिक अधिकार वही प्रधान अधिकार की तरह स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और इनका संबंध मनुष्य के जीवन के किसी ना किसी पहलू से होता है। उदाहरण के तौर पर आपके मान सम्मान का अधिकार या आपके फ्रीडम का राइट है ना, जो आपकी स्वतंत्रता होती है उसका अधिकार। और अगर बात करें अनुशासनिक अधिकारों की, तो इनका जन्म प्राथमिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर होता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हर व्यक्ति को देखिए स्वतंत्रता का सबसे पहला अधिकार होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, लेकिन उसके इस अधिकार में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बाधा डालता है या रुकावट डालता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जिसके अधिकार में रुकावट डाली गई है, जाहिर सी बात है वो मुकदमा लाएगा। तो उसका जो ये मुकदमा लाने का अधिकार है उसी को बोलेंगे अनुशासनिक अधिकार। तो आई होप यहाँ तक के राइट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला अधिकार है लोक और निजी अधिकार। लोक अधिकार का जो यूज़ होता है वो राज्य के द्वारा किया जाता है, इन्हें कहते हैं पब्लिक राइट। और निजी अधिकार होते हैं आपके प्राइवेट राइट, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। निजी अधिकारों में जो प्रयोग अगर कोई व्यक्ति करता है तो अपने निजी लाभ के लिए ही करता है, जैसे कि आपके पास सोने का अधिकार है, साफ सुथरा पानी पीने का अधिकार है, साफ हवा में जीने का अधिकार है, तो ये हो गए आपके निजी अधिकार। इसके बाद आता है निहित और समाश्रित अधिकार। निहित अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसे प्राप्त करने के लिए आपके पास जो भी ज़रूरी शर्तें थी वो सारी शर्तें पूरी हो गई, अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है ना। लेकिन समाश्रित अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसके लिए अभी कुछ घटनाएं या कुछ शर्तें पूरी होनी बाकी हैं, तब जाके आपको वो राइट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक अजन्मा बच्चे का जो राइट होता है वो उसके जीवित पैदा होने पर ही उसको मिलता है, तो ये होता है समाश्रित अधिकार। इसके बाद आता है मूर्त और अमूर्त अधिकार। मूर्त अधिकार ऐसी चीज़ों पे होता है जो जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि स्कूटर, ज़मीन, मकान, पेन, बुक। जबकि अमूर्त अधिकार ऐसा अधिकार होता है जो ऐसी चीज़ों पर आप रखते हो जिसे आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क संबंधी आपके जो राइट होते हैं वो सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट है नगरीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार। अब नगरीय अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार कौन से होते हैं, तो जो अधिकार देश के कानून के अंदर देश के रहने वाले लोगों को मिलते हैं, यहाँ के सिटीजन्स को मिलते हैं, यहाँ के नागरिकों को मिलते हैं, वो होते हैं नगरीय अधिकार। जबकि इंटरनेशनल राइट्स की अगर बात करें तो इसमें वे सारे राइट आते हैं जो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा आपको दिए जाते हैं, और इनका उपयोग कौन करता है, केवल स्टेट ही कर सकता है, कोई स्पेसिफिक सिटीजन या कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं कर सकता। तो ये इतनी तरह के जो भी राइट हमने डिस्कस किए हैं, आई होप मैंने एग्जाम्पल देके समझाने की आपको कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं विधिक अधिकार संबंधी सिद्धांत की, यानी कि दो थ्योरी हैं आपकी लीगल राइट से रिलेटेड, कि जो लीगल राइट है, जो लॉ हमें देता है, उस राइट की क्या क्या थ्योरी हैं। तो दो थ्योरी हैं, एक है आपकी विल थ्योरी और दूसरी है आपकी इंटरेस्ट थ्योरी। अगर बात करें सबसे पहले विल थ्योरी की, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर पहले इच्छा सिद्धांत को पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कंट्रोल और पावर भी है, उसके पास कुछ कैपेसिटी भी है दूसरे की विल या इच्छा को कंट्रोल करने की। यानी कि अगर किसी के पास शक्ति है, किसी के पास कंट्रोल है, किसी के पास ऐसी क्षमता है,
तो जब उसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो दूसरे की इच्छा को भी कंट्रोल कर सकता है। इसे हम चॉइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरों की इच्छा को कंट्रोल ही नहीं करेगा तो सामने वाला तो आपके राइट का उल्लंघन ही कर देगा। तो आपके पास विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करने की। तो ये बोलती है आपकी विल थ्योरी। और विल थ्योरी के समर्थकों की अगर बात करें तो इसमें आपके ऑस्टिन भी हैं, हीगल भी हैं, कांट भी हैं, ठीक। और इनका कहना है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रतीक है अधिकार। अगर उसके पास राइट है तो ये इस बात को दिखाता है कि उसके पास इच्छा शक्ति है। दूसरी थ्योरी है आपकी इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी के सबसे बड़े समर्थक हैं इहरिंग। इहरिंग का नाम आपको ध्यान रखना है, ये इंटरेस्ट थ्योरी के सबसे बड़े समर्थक हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अधिकार का मूल आधार इंटरेस्ट है, ना कि इच्छा। आप विल को जो है अधिकार का आधार नहीं कह सकते, बल्कि मनुष्य का अपना इंटरेस्ट होता है अधिकार को ग्रहण करने में। क्योंकि आपके पास जो भी राइट हैं वो आपकी विल से नहीं आते, आपकी इच्छा से नहीं आते, बल्कि आपका खुद का उनमें इंटरेस्ट होता है। इसके समर्थकों का आपको नाम ध्यान रखना है, और इहरिंग वैसे सबसे बड़े समर्थक हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि किसी के पास अगर इच्छा नहीं होती है फिर भी उसके पास अधिकार होते हैं, जैसे कि एक दिन के बच्चे के पास, या कॉरपोरेशन के पास, या किसी संस्था के पास। ये ऐसे होते हैं कि भले ही इनके पास इच्छा ना हो लेकिन फिर भी इनके पास कुछ राइट होते हैं। विधिक अधिकार के अब कुछ आवश्यक तत्व देख लेते हैं कि क्या मेन एलिमेंट होते हैं विधिक अधिकार से संबंधित। तो सबसे पहले विधिक अधिकार के लिए हमें चाहिए अधिकार का धारणकर्ता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप ये कह सको कि हाँ इसके पास अधिकार है, जिसमें आप अधिकार जिसमें निहित होता है, जो अधिकार का हकदार कहलाता है। तो किसको कहोगे, मतलब अधिकार के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा ना कि किसको आप अधिकार दे रहे हो, तो इसे कहेंगे अधिकार का ओनर, यानी अधिकार का मालिक या हकदार। दूसरी जो आवश्यक चीज़ है वो है अधिकार से आबद्ध व्यक्ति, यानी कि पर्सन ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसा व्यक्ति इसके अंदर आता है जिसके खिलाफ आपको कोई राइट मिलता है और उसके ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो आपके अधिकार का उल्लंघन ना करे, और इसे बोलते हैं पर्सन ऑफ इंसिडेंस। तीसरा आता है अधिकार की अंतर्वस्तु, यानी कि इसका कंटेंट। अधिकार के लिए तीसरा आवश्यक तत्व है इसकी अंतर्वस्तु। इसमें कर्तव्य धारण करने वाला जो अधिकार का हकदार व्यक्ति है उसके पक्ष में कुछ करने या ना करने के लिए बाध्य होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है कि जब कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो वो उसकी गिरफ्तारी के कारण बताएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार जा रहा है, और उसे इस बात के बारे में भी बताएगा कि वो बेल के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर पुलिस जिस एक्ट से को करने के लिए बाउंड है, जिस एक्ट को करने के लिए बाध्य है, वो कहा जाएगा लीगल राइट का कंटेंट। चौथा आवश्यक तत्व है इसकी विषय वस्तु, यानी कि सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज़ पर आप अधिकार का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है हमारे अधिकार का सब्जेक्ट मैटर। ये निश्चित और अनिश्चित कैसा भी हो सकता है, जैसे कि वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिस पे आप अपने राइट का यूज़ करोगे, कोई गुडविल भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अधिकार का टाइटल, यानी कि शीर्षक। अधिकार के टाइटल में का मतलब है कि हर अधिकार का कोई ना कोई नाम तो होता ही है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू किसी भी तरह का राइट आपका इसमें आ सकता है। प्रॉपर्टी के नाम से भी आपको राइट मिल सकता है, या फिर आपको कई सारे राइट और भी तरीके के मिलते हैं, है ना। मतलब हर अधिकार का है ना कुछ पर्टिकुलर नाम या टाइटल हो सकता है। जैसे राइट टू सेल है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है। तो ये सब जो है इसके लिए, अधिकार के लिए ये सारे आवश्यक तत्व होने ज़रूरी हैं। इन सब से मिलकर ही आपका अधिकार जो है वो बनता है। के टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद अब आता है ड्यूटीज़ का टॉपिक। यानी आज की वीडियो में हम जो राइट्स और ड्यूटीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने राइट्स पढ़ने के बाद अब हम ड्यूटीज़ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्तव्य की परिभाषा, यानी ड्यूटीज़ की क्या डेफिनेशन दी है। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सैलमंड की। जो सामंड थे उन्होंने कर्तव्यों को परिभाषित करते हुए कहा है कि कर्तव्य एक ऐसा कार्य होता है जिसे अवश्य रूप से किया जाना चाहिए, और अगर किसी ने इस ड्यूटी को पूरा नहीं किया है तो माना जाएगा कि उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, यानी उसने कुछ गलत किया है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो वो गलत करता है। सामंड के अकॉर्डिंग अगर ड्यूटी है तभी कोई आपके पास राइट होगा।
अगर राइट है तो ड्यूटी भी होगी। यानी कि इन्होंने एक दोनों को एक दूसरे पर एक तरीके से डिपेंड बताया है कि अगर आपके पास कोई राइट है तो ड्यूटी भी होगी, और डेफिनेटली अगर कोई ड्यूटी है तो कोई राइट भी ज़रूर होगा। तो सामंत की डेफिनेशन के अलावा वैसे अलग अलग ज्यूरिस्ट ने भी ड्यूटी की डेफिनेशन दी है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिबर्ट की, हिबर्ट एक ज्यूरिस्ट है, इन्होंने भी ड्यूटी को डिफाइन किया है और अपने शब्दों में कर्तव्य की परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि कर्तव्य एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कार्यों को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा राज्य की सहमति या सहायता से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि राज्य की आप हेल्प लो या राज्य की सहमति परमिशन लो, और दूसरे के व्यक्ति को जो भी वो काम करने वाला है उसके कार्यों पर जो एक तरीके की बंदिश होती है, उसको जो भी कुछ करने से रोका जाता है या उस पर जो भी जिम्मेदारी वगैरह डाली जाती है उसको कहते हैं हम ड्यूटी। तो कर्तव्य की अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में, ये एक ऐसी दशा होती है किसी व्यक्ति की जिससे उसके कार्य राज्य के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ताकि दूसरे के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आप पर कोई ड्यूटी डाली गई है तो इसका मतलब यही है कि आपको दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करने से रोका गया है। अब इतना कुछ समझने के बाद बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी ड्यूटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है, कर्तव्य का जो वर्गीकरण है। जैसे हमने अधिकार पढ़े हैं तो कई तरह के हमने अधिकार पढ़े हैं, बहुत तरह के टाइप्स हमने पढ़े हैं राइट के। अब हम देखते हैं कि ड्यूटीज़ कितने टाइप्स की होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक में। तो जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें कर्तव्य भी अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। सबसे पहले आता है कानूनी और नैतिक कर्तव्य। अब कानूनी और नैतिक कर्तव्य होता क्या है? अगर हम बात करें लीगल ड्यूटी की यानी कानूनी कर्तव्य की, तो एक ऐसी ड्यूटी होती है जिसे कानून मान्यता देता है और इनके पीछे दंड होता है। यानी कि अगर आपने वो ड्यूटी अपनी पूरी नहीं की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और अगर बात करेंगे आपके नैतिक कर्तव्य की यानी कि मॉरल ड्यूटी की, तो ये कानून के क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन्हें नैतिकता के जो नियम होते हैं, जो मॉरलिटी के रूल्स होते हैं, उनके द्वारा मान्यता मिलती है। और कभी कभी एक ही कार्य नैतिक और कानूनी दोनों तरह का कर्तव्य भी होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए चोरी ना करने का कार्य। कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, किसी दूसरे की कोई चीज़ चुराता है, तो वो गलत होगा, है ना। वो कानूनी नज़र से भी गलत है और नैतिक दृष्टि से भी गलत है। तो ये हो गया आपका कानूनी और नैतिक कर्तव्य। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप तैरना जानते हो, तैरना आप जानते हो, आप उसको नहीं बचाते, तो उसको बचाना कोई आप लीगली बाउंड तो नहीं हो कि आप डूबते को बचाओ, लेकिन नैतिक दृष्टि से आपकी ये ड्यूटी थी मॉरली कि आप उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाओ। तो नैतिक, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य था। इसे नैतिकता के नियमों ने तो मान्यता दी है, बट कानून ऐसे जो कर्तव्य होते हैं उनको मान्यता नहीं देता है। दूसरा आता है सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य, दूसरे तरह की ड्यूटी। सापेक्ष कर्तव्य का मतलब जिसका कोई सहवर्ती अधिकार होता है, यानी जिसके साथ साथ एक अधिकार भी जुड़ा होता है। जैसे कि एक व्यक्ति का अपने लेनदार के कर्ज का भुगतान करने का अधिकार। आपने किसी से कर्ज लिया तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसका कर्ज चुकाओ, और जिसको आपको कर्ज देना है उस व्यक्ति का ये राइट है कि वो आपसे कर्ज वसूल सकता है। तो आपकी ड्यूटी के साथ साथ सामने वाले का कोई अधिकार भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है निरपेक्ष कर्तव्य। निरपेक्ष कर्तव्य वो होता है जिसका कोई सहवर्ती अधिकार नहीं होता, यानी जिस आपकी ड्यूटी तो है बट दूसरे का उसके साथ कोई राइट जुड़ा हुआ नहीं है। अब अगर हम निरपेक्ष कर्तव्य की बात करें तो इसे ऑस्टिन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कभी कभी एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्टिन ने निरपेक्ष कर्तव्य को कितने टाइप्स में डिफाइन किया है, कितने भागों में बांटा है और कितने तरह के निरपेक्ष कर्तव्य ऑस्टिन ने बताए हैं। तो इसमें ऑस्टिन ने 4 तरह के कर्तव्य बताए हैं। ऑस्टिन का कहना है कि खुद के प्रति कर्तव्य जो व्यक्ति के अपने प्रति होते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो सुसाइड ना करे, खुद को चोट ना पहुंचाए, तो ये उसका निरपेक्ष कर्तव्य होता है। दूसरा होता है जनसाधारण के प्रति कर्तव्य। जनसाधारण मतलब आम जनता के प्रति, जैसे कि न्यूसेंस ना करने का कर्तव्य। आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपके आस पड़ोस को या साथ में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत हो, तो वो हो गया जनसाधारण के प्रति आपकी ड्यूटी, न्यूसेंस ना करना। तीसरा होता है गैर मानव जाति के प्रति कर्तव्य, यानी कि जैसे कि मनुष्य का ईश्वर और जानवरों के प्रति जो कर्तव्य होता है, जो मनुष्य नहीं है उनके प्रति जो ड्यूटी होगी वो भी आपकी निरपेक्ष में ही आती है। चौथा है राज्य के प्रति कर्तव्य, जो स्टेट के प्रति आपकी ड्यूटी है वो भी इसमें आती है। तीसरे तरह के कर्तव्य अलग से आते हैं आपके सकारात्मक और नकारात्मक कर्तव्य। जब कानून हमें कुछ करने के लिए बाध्य करता है, बाउंड करता है, तो उसे कहते हैं सकारात्मक कर्तव्य।
तो हमारा ड्यूटी कैसी होगी, सकारात्मक होगी। और जब कानून हमें कुछ ना करने की ड्यूटी हम पर डालता है तो वो होता है हमारा नकारात्मक कर्तव्य। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए एक ज़मीन के टुकड़े का मालिक है और उसे अपनी ज़मीन के यूज़ का अधिकार है पूरा, वो उसको पूरा राइट है कि वो उसको एंजॉय करे, जैसे चाहे यूज़ करे। वहीं दूसरे लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसके इस राइट में, इस अधिकार में कोई बाधा या कोई रुकावट पैदा ना करे। तो यहाँ पर उन दूसरे लोगों की जो ड्यूटी है कि वो उसके रास्ते में, उसके यूज़ में कोई रुकावट पैदा ना करें, ये हो गया उनका नकारात्मक कर्तव्य। और ए का जो अपनी लैंड को यूज़ करने का कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटी है या उसका अधिकार है, वो हो गया आपका सकारात्मक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राथमिक और सहायक कर्तव्य, यानी कि प्राइमरी में क्या होगा और सहायक में क्या होगा। प्राथमिक कर्तव्य वो होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी जो बिल्कुल फ्रीडम से पूरी तरीके से और बिल्कुल लिबरली एग्जिस्ट करता है और दूसरे कर्तव्य से संबंधित नहीं होता। जैसे कि दूसरों को चोट ना पहुंचाने का कर्तव्य आपका प्राथमिक कर्तव्य है। एक है सहायक कर्तव्य, एक ऐसा कर्तव्य जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और प्राथमिक कर्तव्य के भंग के कारण ही ये उत्पन्न होता है। यानी अगर आपने किसी के प्राथमिक कर्तव्य का, किसी प्राइमरी ड्यूटी को ब्रीच कर दिया तो उसके बाद ही आपकी सहायक ड्यूटी शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपने प्राथमिक कर्तव्य का भंग किया और उससे होने वाला जो नुकसान है उसके लिए आप जो मुआवजा दोगे सामने वाले को, वो होगा आपका सहायक कर्तव्य। ये तो बात थी इसके क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं अधिकार और ड्यूटी में संबंध क्या है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर बात करें दोनों के रिलेशन की, तो आमतौर पर अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और इनको एक ही सिक्के का दो पहलू भी माना जाता है। हर अधिकार का एक सहवर्ती कर्तव्य होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई राइट है तो उसके साथ ज़रूरी है कि कोई ड्यूटी भी ज़रूर किसी ना किसी की जुड़ी होगी। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, आपका पूरा राइट है, आप उसको पूरे अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो, तो दूसरे लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि वो आपके इस राइट में कोई बाधा, कोई उल्लंघन ना पहुंचाए। तो ये हो गया दूसरों का कर्तव्य, दूसरों की ड्यूटी, और आपका राइट हो गया आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से इंजॉय कर सको। तो राइट के साथ साथ ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा होती है। राइट के जहाँ पर राइट है वहाँ पर ड्यूटी भी डेफिनेटली होगी। अगर आपके पास कोई राइट है तो दूसरे के पास उससे संबंधित कोई कर्तव्य ज़रूर होगा। इसी तरीके से सामान्य ने दोनों के संबंध को वर्णित करते हुए, सामान्य ने दोनों के संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में, अधिकार और कर्तव्य के कहा है कि बिना सहवर्ती कर्तव्य के कोई अधिकार नहीं हो सकता, न ही बिना सहवर्ती अधिकार के कर्तव्य हो सकता है। यानी अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी होगा और अगर कर्तव्य है तो अधिकार भी होगा। इसी तरीके से एक और ज्यूरिस्ट है पैटन, जिन्होंने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के जन्मदाता हैं। दोनों का संबंध ऐसे ही है जैसे पिता और पुत्र का होता है आपस में। ठीक, देखो ये सब जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, जो भी हमने डिस्कस किया है, ये अधिकार और ड्यूटी यानी कि राइट्स और ड्यूटी के टॉपिक से सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अधिकार और ड्यूटी के रिलेशन को समझने के बाद कितने टाइप्स की ड्यूटी होती हैं, ड्यूटी की क्या डेफिनेशन है और क्या क्या मेन एलिमेंट्स थे आपके राइट के, क्या इससे रिलेटेड सिद्धांत, थ्योरीज थी, कितने टाइप के राइट्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये सब आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।